नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही बीजेपी और कांग्रेस अब एक्टिव मोड में आ गई है। बीजेपी दोनों ही सीटें जीतकर विधायकों की संख्या 47 से 49 करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस लगातार जीत रही है बीजेपी का विजय रथ। ये दोनों सीटें जीतकर वो रोकना चाहती है बीजेपी के इस जीत के रथ को। दरअसल बद्रीनाथ विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने यहां पर चुनाव जीता था और मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को इस सीट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और इसके बाद अब यह सीट खाली हो गई है। इसके अलावा हरिद्वार लोकसभा के अंतर्गत आने वाली मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी सरबत करीम अंसारी के निधन के बाद मंगलौर विधानसभा सीट खाली है। साथ ही आपको बता दें कि समीकरण को देखकर फिलहाल यह माना जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों इन सीटों को अपने नाम करना चाहती है। नहीं, देखिए, अभी चूंकि इस पर चर्चा चल रही है और हमारा प्रयास होगा कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। 10 जुलाई को प्रदेश की 2 सीटों पर यह उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं और इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से मंगलौर और बद्रीनाथ सीट के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गई। आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा के लिए प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और राजपुर विधायक खजान दास के नाम पर मोहर लगी है, तो वहीं बद्रीनाथ सीट के लिए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के साथ ही रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, बहुत ही शीघ्र लगभग अगले हफ्ते से जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है और दोनों विधानसभाएं बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर में जो है वो उपचुनाव चुनाव ने घोषित किए हैं। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा के लिए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी और रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी जी, और मंगलौर के लिए हमारे जो महामंत्री हैं संगठन के आदित्य कोठारी जी और राजपुर के विधायक श्री खजान दास जी, 4 लोगों को दोनों विधानसभाओं की जिम्मेवारी दी गई है कि ये पैनल बना करके वहां पे कार्यकर्ताओं से बात कर करके और पैनल बना के स्टेट को दे। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसको बैठक करके आगे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेगा, केंद्रीय संसदीय बोर्ड उस पर अपनी मोहर लगा के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको शीघ्र ही घोषित करेंगे। निश्चित रूप से दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। और वे पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी के सदस्य गणेश गोदियाल ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने पौड़ी लोकसभा की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव की अपेक्षा कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। नीति में फूल वाला पहनने में चेहरे पे खुशी होती है, तो हार के समय भी चेहरे पे खुशी झलकनी चाहिए। कोई बात नहीं, ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा जनता का जो उत्साह और जो उमंग और जो जोश जो आशीर्वाद जनता ने मुझे दिया, मैं उसी में अभिभूत हूँ। मैं पिछले जो मार्जिन को 3 लाख से ऊपर के मार्जिन को आधा लेकर आ पाया। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। इतने लोगों के कांग्रेस के पीठ पर छुरा घोंपने के बावजूद हम इस स्थिति में रहे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। हमने जितना प्रयास किया, जितनी मेहनत की, जनता ने उससे अधिक हमें दिया। हम आगे निरंतर इसी प्रयास को जारी रखेंगे और निश्चित रूप में अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने में एक दिन कामयाब होंगे। और वे मोदी सरकार 3.0 में एक बार फिर से उत्तराखंड से सांसद को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में यह जगह मिली है। एक और बीजेपी की ओर से इस पर खुशी जाहिर की जा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि 400 पार का नारा देने वाली पार्टी से दलित वोट बैंक खिसक चुका है, इसलिए बीजेपी ने जातियों को साधने के लिए अजय टम्टा को बनाया है। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। स्वागत योग्य और बहुत ही उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से बहुत ही शानदार निर्णय हमारे केंद्रीय नेता और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है। आदरणीय अजय टम्टा जी तीसरी बार के सांसद चुने गए हैं और उन्होंने प्रदेश सरकार में भी कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी सेवा दी है, केंद्र में भी वो राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से उनके अनुभव के आधार पर जो निर्णय लिया गया है बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है और उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए भी ये बहुत सुखद और अच्छा साबित होने वाला है। और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसमें भी बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है।
देखिए 400 पार का नारा देने वालों को कम से कम ये तो समझ में आ गया कि पूरे देश में व्यापक स्तर पर उनका जो दलित वोट बैंक है वो उनके पैरों के नीचे से खिसक चुका है। इसलिए जातियों को साधने का अब काम बखूबी वो कर रहे हैं। जातीय जनगणना की बात जब इंडिया ब्लॉक करता है तो वो बैकफुट पर आ जाते हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड से ज्यादा मतों से हराने वाले सांसद थे तो फिर अजय टम्टा को बनाना इसी बात का द्योतक है कि आप एक जाति विशेष को साधना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कपड़ा मंत्री रहते हुए कोई ऐसे कीर्तिमान तो स्थापित किए नहीं अजय टम्टा ने, और आधे उत्तराखंड को तो शायद जानकारी भी नहीं है कि वो कपड़ा मंत्री रह चुके हैं, क्योंकि अल्मोड़ा संसदीय सीट को अजय टम्टा के मंत्री रहते हुए कोई लाभ मिलते हुए हमने नहीं देखा। और वे प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही हैं। हालांकि 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता ये होनी है, जिससे कि खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय खेलों के लिए किया जाना है। लेकिन लोकसभा चुनाव के तहत लगी आचार संहिता के चलते राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन समय पर नहीं हो पाया था और अब एक बार फिर से उपचुनाव को लेकर आचार संहिता ये लग चुकी है। ऐसे में इस पर जानकारी देते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर खेल विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू हो गई थी, जिस वजह से राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता समय पर नहीं हो पाई और अब विभाग एक बार फिर से राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं की रूपरेखा तैयार करने में लगा हुआ है। प्रदेश में वाकई राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, देवभूमि को मिली है, गर्व की बात है। और उससे पहले राज्य स्तरीय गेम होने हैं, यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में तय हुआ था। निश्चित रूप से उसकी तैयारी विभाग ने अपनी ओर से की थी, लेकिन चूंकि आचार संहिता को ही 2-2.5 महीने करीब लगे, जिसके कारण से सभी लोग चुनाव में ही व्यस्तता रहे। आगे विभाग उसकी रूपरेखा तैयार कर रहा है। निश्चित रूप से हम लोग राज्य स्तरीय गेम भी कराएंगे और निश्चित रूप से हम लोग राष्ट्रीय खेलों के लिए भी हम प्रतिबद्धता के साथ में हमारी पूरी तैयारी है। और प्रदेश सरकार ने उपनल कर्मचारियों की मांगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने माने वकीलों को हायर कर दिया है। दरअसल राज्य के उपनल कर्मचारियों ने अपने काम के बदले समान वेतन की मांग की थी, जिसे उच्च न्यायालय की ओर से मंजूरी भी दे दी गई, लेकिन सरकार ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर कर जाने वाले वकीलों को हायर कर दिया है। और इस मामले पर जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार उपनल कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए आनाकानी कर रही है, पर कोर्ट में भारी भरकम फीस पर वकीलों पर हायर करने से उन्हें कोई परहेज नहीं है। दरअसल मामला है कि उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और उनको तमाम तरह के भत्ते दिए जाने के मामले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका में निर्देश जारी किए थे, लेकिन सरकार उसका अनुपालन करने के बजाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, यानी कि उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने SLP दायर की। और इसमें जो आज मामला है वो इस बात को लेकर कि करोड़ों रुपये जो प्राइवेट वकीलों पर लुटाए जाने का मामला है। इस मामले में भी यही सरकार ने उपनल कर्मियों की राह में रोड़ा अटकाने के लिए प्राइवेट वकील किए। अगर मैं इनकी वकीलों की बात करूं जो प्राइवेट अधिवक्ता है, 1 करोड़ रुपए मुकुल रोहतगी जी को दिए गए, 20 लाख रुपए प्रति सुनवाई पे, एक सुनवाई पे 20 लाख रुपए सरकार दे रही। बताइए कितना दुर्भाग्य। और इसी तरह के 36 लाख के करीब दिनेश द्विवेदी जी को दिए गए। न जाने अन्य कितने खर्चे हैं, तेल है, आना है, जाना है, तमाम दिल्ली में पैरवी है। इस तरह करके जो सरकारी वकील है उनकी भी एक फीस निर्धारित होगी, वो भी दी जाती है। इस तरह से जो सरकारी खजाना है उस पर एक तरह से डाका है। सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करे। कर्मचारियों को कैसे न्याय मिले, जो हमारे उपनल कर्मी लगातार रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। और प्रदेश में तापमान बढ़ने के साथ ही गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि आने वाले 6 से 7 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और इसको लेकर मौसम विभाग ने अगले कई जनपदों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया। अधिकांश स्थानों पे तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, उनके ऊंचाई वाले स्थानों पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 14-15 में भी जो इन जनपदों के कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि जो अन्य जनपद है वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले 5 से 7 दिन जो है ज़्यादातर स्थानों पर मौसम जो है शुष्क रहेगा। और तापमान की बात करें तो अभी जो वर्तमान में जो उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर जो अधिकांश तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर चल रहे हैं।
और आगे आने वाले 2 से 3 दिन में जो अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। तो जिसके चलते जो आगे आने वाले 11 से 13 तारीख तक उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कुछ स्थानों पर हीट वेव जो है कि मिलने की संभावना है। उसके बाद 14-15 तारीख को जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र और उनसे लगे जनपद हैं जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद है, वहां पर हीट वेव मिलने की संभावना है। और वहीं प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है जिसके चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया, तो वहीं लोग गर्मी से निजात पाने के लिए नदियों का रुख भी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने पिछले साल के मुकाबले इस साल तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने मानसून आने में देरी की संभावना भी जताई है। और मसूरी में लगातार लग रहे जाम से निजात दिलाने को लेकर प्रशासन और परिवहन विभाग लगातार काम पर लगा हुआ है और इसी कड़ी में सड़क किनारे खड़ी स्कूटी और गाड़ियों के खिलाफ परिवहन विभाग के जवानों की ओर से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इस मौके पर कई दर्जन स्कूटीज और 4 पहिया जो वाहन है उनको सीज भी किया गया है। और इसकी जानकारी देते हुए आरटीओ राजेंद्र वराटिया ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह एक्शन लेना पड़ा और इसी के साथ ही उन्होंने जनता से भी सड़क किनारे वाहन को खड़ा न करने की अपील भी की है। बहुत समय से यहाँ पर देहरादून मसूरी क्षेत्र का जो है शिकायतें मिल रही थी कि जाम की स्थिति बनी रहती है। खासकर जो है ये स्कूटी के कारण ये नो पार्किंग में वाहन जो लगाए जाते हैं तो जाम बना रहता था। इसके लिए जो है आज विशेष अभियान चलाया गया जिसमें पुलिस, नगर निगम और परिवहन विभाग के द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसमें जो है नो पार्किंग में खड़े हुए सभी स्कूटी को हमने जो है सीज करने की कार्रवाई की। अभी अगर ये दोबारा से इसको दोहराते हैं और फिर से अपनी पार्किंग को नहीं बनाते हैं तो इनके जो है परमिट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब परिवहन विभाग जो है प्रीलेन ड्राइवर के जो है हेलमेट को जो है लागू करवा रहा है और उसके खिलाफ जो है प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। और इसके लिए हमने जो है 2 दिन का आज और कल जो है संयुक्त अभियान चलाया है जिसमें जो है हम प्रीलेन ड्राइव और सीट बेल्ट और हेलमेट आउट हेलमेट पर एक अभियान चला रहे हैं। और वे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बस दुर्घटना हो गई है जिसमें 3 महिला यात्रियों की मौत की खबर है और साथ ही 26 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। वहीं गंभीर रूप से घायलों में 12 लोगों सहित 5 अन्य घायलों को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश ये भेजना पड़ा है, जबकि सामान्य रूप से जो घायल लोग हुए हैं 9 यात्री बताए जा रहे हैं। फिलहाल जिला चिकित्सालय में उत्तरकाशी में उनको एडमिट किया गया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह ने जिला अस्पताल में घायल यात्रियों से मुलाकात की है, उनको ढांढस बंधवाई है, साथ ही हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की एक अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। पुराणों के अनुसार केदार महर्षि अर्थात भैंसे का पिछला हिस्सा यह कहा जाता है। यहां भगवान शिव भूमि में समा गए थे। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। केदारनाथ मंदिर का क्या है पौराणिक इतिहास? पांडवों ने क्यों बनवाया था केदारनाथ मंदिर? बाढ़ के तांडव में कैसे बचा केदारनाथ का मंदिर? देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है और पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए ये मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। ये मंदिर वैसाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़वा को बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद
जब ये मंदिर खोला जाता है तब ये दीपक जलता हुआ मिलता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन बंद होते हैं कपाट। 6 माह तक जलता रहता है दीपक। मई में केदारनाथ के खुलते हैं कपाट। तब उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा होती है आरंभ। केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदारखंड में मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है। पांडवों के वंशज जन्मेजय ने यहाँ इस मंदिर की स्थापना की थी। बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया है। उन्होंने बहुत पाप किया है, इसे लेकर वो बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुँचे। लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैल की झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हुए। इसके बाद पांडवों ने यहाँ पर केदारनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजा की जाती है। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम आस्था का प्रतीक, हिंदुओं के लिए पवित्र माने जाने वाले 4 धामों में से एक बाबा भोलेनाथ का धाम। करीब 11 साल पहले यहाँ जो कुछ हुआ वे भयावह था। स्थिति विकराल थी। तब के और अभी के केदारनाथ में सिर्फ बदलाव हुआ है। बदलाव के बरकश 16 जून 2013 और 2023 को देखेंगे तो आपके सामने स्थिति साफ होगी। 10 साल पहले जो कुछ हुआ था उसने बाबा केदार के धाम की सूरत ही बदल कर रख दी थी। एक रात की बारिश के बाद मंदाकिनी ऐसी उफनाई मानो हर कुछ लील जाना चाहती हो। पानी की धारा में सब बह गए, लोग, पेड़, घर, सब कुछ। इस दौरान केदारनाथ मंदिर को भी नुकसान पहुंचा था। मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख है, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। हालांकि ये नुकसान आंशिक ही था। बाद में कई शोध संस्थानों ने ये समझने की कोशिश की कि आखिर इतनी विकराल आपदा में मंदिर कैसे सुरक्षित रहा। इसके पीछे कई कारण दिए गए, जिसमें मंदिर की भौगोलिक स्थिति से लेकर कईयों ने दैवीय चमत्कार तक कह दिया। उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ को कई साल गुजर चुका है। तबाही ने पीछे ऐसे निशान छोड़े हैं जिन्हें मिटने में लंबा अरसा लगेगा। इस तबाही के बाद मन में दहशत तो है, लेकिन लोगों में आस्था बनी हुई है और लोग भारी संख्या में केदारनाथ दर्शन के लिए दर्शन करने पहुंच रहे हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की फटाफट अंदाज में। प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सीएम धामी ने दी है प्रतिक्रिया। कहा, उपचुनाव के लिए हम तैयार हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का बयान। बोले, पिछली बार के चुनाव की तुलना में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन। पहाड़ों की रानी मसूरी में 6 दिवसीय आदिवासी पेंटिंग प्रदर्शनी का शुभारंभ। कई राज्यों की पेंटिंग मौजूद, जनजातीय कलाकारों ने दी प्रस्तुति। पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है मिशन मर्यादा अभियान। मंदिर परिसर में हुक्का गुड़गुड़ाते 2 हरियाणवी निवासियों पर बड़ा एक्शन। रील्स बनाने वाले 7 अन्य लोगों पर भी लिया गया कड़ा एक्शन। गंगोत्री में भीषण सड़क हादसा। 20 फुट गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 3 की मौत की खबर, कहीं घायल। प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है। अगले कुछ दिन गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। खटीमा में शॉर्ट सर्किट से लगी है भीषण आग। नकदी समेत सारा सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग को किया कंट्रोल।
उत्तरकाशी में यमुनोत्री पैदल मार्ग पर अव्यवस्था पैदा करने पर होगी बड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश, अधिक वसूली पर भी होगा बड़ा एक्शन। मसूरी में एक्शन मोड में है परिवहन विभाग। सड़क किनारे खड़े वाहनों पर हो रहा है यह बड़ा एक्शन। जनता से सड़क किनारे वाहन ना खड़ा करने की अपील। उपनल कर्मियों के वेतन को लेकर प्रदेश में सियासत जारी। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।